नमस्कार। एससी दरबार को लेकर के मैं नरेंद्र पांडे फिर हाजिर हूँ आपके साथ में बात करने के लिए चुनावी चर्चा पे। सातवें चरण के वोटिंग के साथ ही भारत के सबसे बड़े पर्व लोकतंत्र उत्सव का आज समापन हो गया है। कई दावे रहे, कई वादे हुए, कई लुभावने आयोजन भी किए गए। किसी ने कहा हम करेंगे 400 पार, किसी ने कहा कि हम 300 पार तक पहुंचेंगे, किसी ने कहा कि वो तो सरकार बना ही नहीं सकते और किसी ने कहा कि वो प्रधानमंत्री अब नहीं रहेंगे। क्या हुआ जनता का रुख, समझेंगे। आज मेरे साथ पैनल में दो विशेष अतिथि हैं। एक है डॉक्टर किशोर सिन्हा जी हमारे साथ है। किशोर जी, बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत है आपका। और हमारे साथ में राजनीतिक विश्लेषक के साथ में है डॉक्टर भूपेंद्र साहू जी। आप राजनीति विज्ञान के से प्रोफेसर हैं और राजनीति के और खास करके देश और छत्तीसगढ़ की राजनीति पे विशेष रुचि रखते हैं। जहाँ तक बात करूँ मैं किशोर सिन्हा जी की, तो गवर्नमेंट चिकित्सक रहे हैं, इस्तीफा देने के पश्चात में एक विशेष राजनीतिक पार्टी से जुड़ाव रखे हुए हैं। तो शुरुआत करेंगे फिलहाल तो एक राजनीतिक व्यक्ति के साथ में। किशोर जी, क्या लगता है 7वें चरण के समापन के पश्चात में जनता का रुख आपके हिसाब से किसकी सरकार बनने जा रही है? निश्चित रूप से मुझे तो ऐसा लगता है कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जैसा कहा है कि इस बार हमारे 400 पार, एनडीए के 400 पार और भारतीय जनता पार्टी के 370 पार का जो नारा प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है, निश्चित रूप से वह अपने लक्ष्य को लगभग प्राप्त कर रहा है। और 4 जून को आप निश्चित रूप से देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी लगभग लगभग अपने लक्ष्य के आसपास तक पहुंच जाएगा। मैं एकदम नहीं बोल पा रहा हूं कि एकदम 400 से पार हो जाएगा बीजेपी का अकेले का, लेकिन 370, 360, 50 के आसपास एक कंफर्टेबल विक्ट्री जो है भारतीय जनता पार्टी की 7 चरण के बाद मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ। बहुत से लोग का आकलन है कि लोग ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी 400 तो नहीं पहुंचेगी, लेकिन 350, 340 के आसपास में आ रही है। दो विशेष राजनीतिक आ, विश्लेषक हैं। एक है योगेंद्र यादव जी और दूसरे प्रशांत किशोर जी का काफी नाम आता है। योगेंद्र यादव जहां पे ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी गिरते पड़ते एनडीए के साथ में 350, 360 के आसपास पहुंच रही है। लेकिन जहां बात करते हैं हम प्रशांत किशोर की, तो वो लंबी दावा करते हैं, वो कहते हैं 380 के पार जाएगी। थोड़ा सा राजनीतिक विश्लेषक के साथ हम भी चलेंगे। कितना दम लगता है इन दोनों की बातों में? देखिए, आपने दोनों सेफोलॉजिस्ट की बात की ही, योगेंद्र यादव जी और प्रशांत किशोर जी। अगर 350 की विक्ट्री को गिरते पड़ते बोलेंगे तो सही नहीं होगा। ये लोकतंत्र का मजाक होगा, मतदाता का अपमान है ये। भाई, हमें सरकार बनाने के लिए 272 चाहिए। अगर कोई प्रधानमंत्री तीसरे बार अपने नेतृत्व में अगर वो मोहब्बत की सरकार भी ला लेती है तो वो अपने आप में बहुत बड़ा विजय होगा। और प्रशांत किशोर जी ने भी कहा कि वो 2019 और आज में कुछ भी नहीं देखते। तो 2019 में बीजेपी अकेले अपने दम पे 303 सीट लाई, तो उनके अकॉर्डिंग तो 330 बीजेपी ला ही रही है। अब हमको ये देखना होगा कि बीजेपी पिछले 5 सालों में जिस प्रकार से उन्होंने साउथ को, दक्षिण को मथने का जो काम किया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वहां से 10, 15, 20, 25 सीटें तेलंगाना में तो पहले भी था, आंध्रा है, तमिलनाडु है, केरल है, इन राज्यों से अगर बीजेपी गेन कर सकती है तो मुझे लग रहा है कि बीजेपी वही 325, 35, 40 तक आ सकती है। ठीक है। जहां तक साउथ की मैं चलता हूं, थोड़ा सा इतिहास में पीछे की ओर। 1984 ही एक ऐसा वर्ष था जब किसी भी सरकार ने, या सरकार ना बोल के किसी पार्टी ने 400 का आंकड़ा पार किया था, और वो थी कांग्रेस। 1984 का चुनाव। कहा जाता है कि जब वो राजीव गांधी को जो मेजॉरिटी मिली, वो इंदिरा गांधी की मृत्यु का एक लहर था, उसकी संवेदना मिली, उसकी सिंपैथी की वजह से मिली। उसके बाद से न पहले न बाद में किसी ने भी 400 को टच करने की कोशिश नहीं की। हालांकि बहुमत तक ही पहुंचते यही बड़ा मुश्किल होता था। अब इस पे तुलना करते हैं अगर हम भूपेंद्र जी, तो तुलना में देखा जाता है कि उस समय उत्तर भारत, पूर्व भारत, इन जगहों पे कांग्रेस मजबूत तो होती थी, साथ में दक्षिण उनका एक साउंड वोट हुआ करता था। बंगाल में वो कमजोर होते थे। तेलंगाना और आंध्रा जो भी दो है, यहाँ पे तेलुगु देशम की पार्टी थी जो आई थी, रेस्ट हुआ। भारतीय जनता पार्टी की अगर हम बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी
2019 में हम कहें 303 सीट आप मानते हैं। दक्षिण में हम यदि कर्नाटका को छोड़ देते हैं तो रेस्ट दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी को कहीं भी सीट नहीं आई, कई जगहों तक खाता भी नहीं खुला। बंगाल में 18 सीटें लेकर के आई थी, बिहार में गठबंधन का साथ ही लेना पड़ा और महाराष्ट्र में भी उन्हें साथ के साथ चलना पड़ा। अब उसमें भी आप देखें तो बिहार, मैं पूरा तुलनात्मक दे रहा हूं दोनों के पास में, बिहार में जो जनता दल यूनाइटेड के साथ में उनका समझौता था, जो अलायंस हुआ पहले भी हुआ था और अभी है, वहां पे नीतीश सरकार की वजह से उन्हें डाउनफॉल आ रहा है। जनता दल यू वहां पे डाउनफॉल में है, उनकी सीटें घट रही है, ऐसी कुछ रुझाने अपने सामने में आते हैं। दक्षिण कर्नाटका की बात करता हूं तो कर्नाटक में भी थोड़ा सा कुछ बवाल खड़ा हुआ उनके पार्टी के कुछ नेताओं की वजह से, तो वहां भी वो लॉस में 1-2 सीट की लॉसेस जा रही है। बंगाल की बातें मैं भी आप लोगों से करूंगा। इस सारे में आपको लगता है कि 400 पार हो जाएंगे? देखिए, जहाँ तक है पांडे जी, मैं बताऊंगा, लोगों को कुछ फैक्चुअल जानकारियां होनी चाहिए। जैसे मेरा मानना है कि साउथ में भी अगर ओवरऑल सीट की तुलना करेंगे तो बीजेपी नंबर 1 पार्टी है। 2019 के चुनाव में नंबर 1 पार्टी है। आप सीट के मामले में देखिए तो नंबर 1 पार्टी है। डीएमके और बीजेपी लगभग तो बराबर है दोनों पार्टी। ऐसा नहीं है, कांग्रेस जो बीजेपी से कम सीटें पाई है। पूरे साउथ में आप देख लीजिए, हम कर्नाटक में 25 सीट जीते हैं, 4 सीट हमारे तेलंगाना में है, हम 29 सीट में है वहाँ पे 29। आप पूरे उस रीजन को देख लीजिए तो कौन सी पार्टी 29 सीट पाई है वहाँ पे। तो आप ऐसा ना समझें कि हम साउथ में नहीं है। रही सवाल केरल में हमारे जरूर सीट में कन्वर्सन नहीं हुआ, लेकिन हमारा वोटिंग परसेंटेज वहाँ पे है, हमारा केडर है वहाँ पे, हमारे पैतृक संगठन का भी केडर है जिनका सहयोग हमेशा मिलता रहा है और वो केडर बहुत स्ट्रांग है। भले वो सीटों में कन्वर्ट अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन वहाँ पे कई सीटें ऐसी है जो निश्चित रूप से इस बार होगा। त्रिशूर की सीट है, तिरुवनंतपुरम में कांटे का मुकाबला है, हमारे वहाँ के फिल्म स्टार है सुरेश गोपी जी है, वो बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। आप तिरुवनंतपुरम से देखेंगे तो हमारे राजीव चंद्रशेखर जी कैबिनेट मिनिस्टर है, वो बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे जो है वो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं वहाँ पे, वो भी बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे 4-5 सीट में केरल में भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूती से चुनाव लड़ी है इस बार। अगर तमिलनाडु में आप देखेंगे, तमिलनाडु में भी लगभग आप वहाँ पे तो क्या द्रविड़ियन राजनीति और वो दोनों पार्टी में बटी रही है, लेकिन वहाँ पे एक बड़ा तबका है जो हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, वर्तमान गृह मंत्री जी ने एक ऐसा कोहिनूर ढूंढ के वहाँ पे लाया जो के अन्नामलाई के रूप में, जिन्होंने एक कहना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक नैरेटिव सेट कर दिया वहाँ पे। और खास करके जो हमारी जो कल्चर, संस्कृति और देश से प्रेम करने वाले लोगों का एक बड़ा समूह है जो अन्नामलाई में अपना जो है भविष्य का नेता उनको देखते हैं और अन्नामलाई के पीछे चलने के लिए वो तैयार हैं। उसमें कुछ डीएमके के भी वोट। चलो मैं उस पर आपको ऐसा क्या लगता है, ऐसे कौन से मुद्दे रहे जिसके कारण आपको साउथ में जनता वोट देगी? साउथ हो चाहे नॉर्थ हो, मैं इसको साउथ नॉर्थ में बांट कर नहीं देखता, लेकिन फिर भी अगर आप पूछ रहे हैं कि साउथ के हिसाब से कैसे जनता वोट मिले, नॉर्थ में तो आपको राम मंदिर का जो बन गया, राम प्रभु बैठ गए, उसकी वजह से बहुत सारा वोटों का ध्रुवीकरण आपने कर लिया है। साउथ में ऐसा कौन सा मुद्दा आपको लग रहा है कि जो आपको वहां पे वोट परिवर्तन कर देगा? नॉर्थ में भी भगवान राम सबके प्रिय हैं, साउथ में भी प्रिय है और पश्चिम में भी भगवान राम उतने ही प्रिय है, उतने ही आराध्य है, उतने ही लोगों के मन और मंदिर और आस्था में और दिमाग में बैठा है जैसा पूर्वोत्तर में बैठा हुआ है। ठीक है, राजनीतिक रूप से आप अगर पूछेंगे तो ठीक है, हम साउथ में उतने मजबूत नहीं है जितने हम नॉर्थ में, वेस्ट में या और जहाँ पे मध्य भारत में। लेकिन अगर आप इस बार अगर साउथ में देखेंगे, साउथ जो है थोड़ा सा प्रोग्रेसिव है, थोड़ा डिजिटलाइजेशन है, थोड़ा हाईटेक सिटी जो हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई और यहाँ और पढ़ाई एजुकेशन में थोड़ा सा एज कंपेयर दूसरे से थोड़ा आगे आए, तो वो थोड़ा सा प्रोग्रेसिव है। इन द सेंस कहना चाहिए कि वो थोड़ा कहना चाहिए कि थोड़ा देश का विकास होता है। जितना तेज़ी से इकोनॉमी जाता है तो उस इकोनॉमी के हिसाब से उन लोग अपने आप को उसमें फिट मानते हैं। और दुनिया के साथ हमारे जो रिश्ते हैं, जो भारत का दुनिया के साथ जो रिश्ता बना है, क्योंकि गल्फ कंट्रीज़ में हमारे जो रिश्ते हैं पहले से बहुत बेहतर हुए हैं, वैसे सभी देशों में हमारी स्थितियां मजबूत हुई है। इनका फ़ायदा हमको साउथ, क्योंकि साउथ से बहुत से लोग या तो कहना चाहिए कि व्यापार करने के हिसाब से या नौकरी करने के हिसाब से, जैसे यमन हो गया, कतर हो गया, सऊदी होगा, यूएई हो गया, इन पूरे देश में आप नर्सिंग और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कहेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर तो नहीं बोलूँगा, मेडिकल जो मेन पावर बोल सकते हैं आप,
जो ह्यूमन सोर्सेस है, ये ज़्यादातर जो है हमारे देश के हैं, उसमें से भी ज़्यादातर जो है साउथ के हमारे केरल, तमिलनाडु और आंध्रा तेलंगाना से जाते हैं। तो ये जब देशों से हमारे संबंध सुधरे हैं, देश की स्थिति बहुत स्ट्रांग हुई है, देश का जो है मान सम्मान मनोबल पूरे दुनिया में बढ़ा हुआ है, तो उनसे जो हमारे एक बड़ा यूथ जो वर्ग है साउथ का यूथ, वो मोदी जी से बहुत स्नेह करता है। खास करके अभी यूक्रेन में जो स्थितियां निर्मित हुई, पहले गल्फ कंट्रीज में जो हुआ, यमन ओमन जहाँ से भी अभी स्थितियां, अब यूक्रेन में बहुत से लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कैसे मोदी जी के बोलने से और उनके होने से युद्ध को कुछ देर तक के रोक दिया गया। तो वो जो आए हैं, तो वो भारत की जो बढ़ते हुए ताकत और साख को देखते हुए वहाँ के यूथ जो है भारत अपने भारतीय जनता पार्टी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। दूसरा आयुष्मान भारत है। हर किसी को, देखिए दुनिया में हर चीज़ के लिए होता क्या है कि आपको पहले से प्लानिंग रहती है, आपके पास जानकारी रहती है। आपका आज बच्चा जन्म लिया तो आपको पता है कि ये बच्चा इतने साल में इसको पढ़ाना है, लिखाना है, इसका करियर बनाना है, आपको पूरी चीज़ें उनका आपको पता है कि इतने साल में आपका इतना खर्चा होगा। आप बच्चे की शादी करेंगे तो भी पता है, आपके पास घर नहीं है, घर बनाना है तो भी आपको जानकारी है। लेकिन चिकित्सा, स्वास्थ्य एक ऐसा चीज़ है जिसको कोई नहीं जानता कि कब वो बीमार पड़ जाए, कब उसको बीमारी हो जाए, बीमारी तो छोड़िए कब उनको एक्सीडेंट हो जाए, एक्सीडेंट के बारे में तो कोई नहीं जानता। तो ये जो 5 लाख की जो आयुष्मान भारत योजना जो लाई है पूरे देश भर के लिए, उसका जो फायदा है वो साउथ के लोगों को भी मिल रहा है और वो जो है बेहतर से बेहतर अस्पतालों में अपना इलाज करा पा रहे हैं। सारे मुद्दे चुनाव में रहे, लेकिन हर तरफ जब भी बातें उठती थी विपक्ष की तरफ से, जब वो बात करे भ्रष्टाचार की, जब वो बात करते थे बेरोजगारी की, जब बात करते थे विकास की, तो हर बार भाजपा के स्पोक्स पर्सन और बाकी लोग मोदी का चेहरा सामने रखते थे, बोले हमारा मोदी है। देखिए, आपने 84 का जिक्र करते हुए चर्चा की शुरुआत की थी, मैं वहीं पर जाना चाहूँगा। 84 के बाद 84 में नो डाउट कि इंदिरा गांधी की हत्या हुई, उसके बाद एक सिंपैथी वेव था और 400 प्लस जीते, लेकिन वो 414 की जो सरकार है वो 89 के आते आते गिर गई, 190 में आ गई। और 89 के आते आते जब सरकार गिरी, सरकार सत्ता से बाहर हुई, तो उस समय की आप अपोजिशन का लीडर देखिए, लालू, मुलायम, आई.के. गुजराल, वीपीसी, चंद्रशेखर, बीजेपी में अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, ऐसे जो लोग थे, क्या आज के विपक्ष में ऐसे दमदार चेहरे हैं हमारे पास? नहीं। दूसरा, विपक्ष बिखरा हुआ है। 390 सीटों में चुनाव होने के बाद खड़गे जी को ध्यान आया कि हम 10 किलो राशन फ्री में देंगे। ये है आप पे डिसीजन मेकिंग की अक्षमता। ठीक, केरल में आप लेफ्ट के अगेंस्ट लड़ रहे हैं, बंगाल में केरल लेफ्ट और आप मिलके लड़ रहे हैं, तो आप क्या संदेश दे रहे हैं? दिल्ली में कांग्रेस आप मिलके लड़ती है, पंजाब में बिखरा हुआ है। अब कल्पना करिए, दिल्ली पंजाब दिल्ली लगा हुआ है बॉर्डर, 2 गांव के लोग जब मिलेंगे तो कैसे बात करेंगे? अरे हम तो यहाँ समर्थन कर रहे हैं, अरे नहीं हम तो विरोध कर रहे हैं। तो ये क्या हो रही है कि अपनी अपनी सुविधा के अनुसार विपक्ष जो है सीटों का बंटवारा किया। अब इसमें दिल से कोई नहीं जा रहा है। राहुल ने दिल्ली में कैंपेनिंग किया, पर उन्होंने आप पार्टी के लिए नहीं किया, केजरीवाल ने कांग्रेस के लिए नहीं किया, तो ऐसे में आप कैसे चुनाव लड़ोगे? तो 84 के बाद जो विपक्ष थी वो जितना मजबूत था वो आज नहीं है। अब मैं किशोर भाई की बात में आना चाहूंगा कि अब भारत के लोगों को ये पता है कि ये चुनाव विधानसभा के लिए है और ये चुनाव लोकसभा का है। आप 2018 छत्तीसगढ़ विधानसभा देखिए, 68 सीटें कांग्रेस लाई और लोकसभा में 10 सीटें बीजेपी ले गई, जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। तो अब ये परिवर्तन लोगों में आ रहा है कि उनको ये समझ में आ रहा है कि भाई मेरा वोट कहाँ जाएगा और किसके लिए जा रहा है। इसीलिए जो आपने कहा कि बीजेपी के सारे प्रवक्ता, तो इसीलिए जब मोदी खुद बोलता है कि आप रायपुर लोकसभा से अगर ब्रिजमोहन को वोट डालोगे तो वोट मेरे को जाएगा, तो वो ये बताना चाह रहा है कि भाई अगर आप जहां से भी देश के किसी भी लोकसभा क्षेत्र से वोट डालोगे वो वोट मोदी को ही जाएगा और वो बहुमत पर ही सरकार बनेगी। इसलिए आज की तारीख में अगर कोई पूरे राष्ट्रीय स्तर पे अगर कोई नेता है एकमात्र तो वो मोदी है, और वो चेहरा है जिसके सामने विपक्ष जो है विवश है। आपको क्या लगता है कि इतने बार इतना पद यात्रा हुई, भारत जोड़ो यात्रा किया उन्होंने, न्याय यात्रा की, इसका कोई लाभ उनको नहीं मिलेगा? देखिए क्या होता है कि बिल्कुल आपने यात्रा किया, यात्रा करना
और लोगों से जुड़ना, दोनों में बहुत फर्क होता है। क्या मोदी ने यात्रा नहीं की? क्या उन्होंने झंडा यात्रा निकाला कश्मीर में जाके, तिरंगा गाड़ के उस जमाने में, 90 की बात है ना, जब खून खराबा का दौर होता था। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उससे नहीं होता, लेकिन आपका पॉलिटिक्स का स्टेटस क्या है? आप पार्ट टाइम, जैसे बार बार ये बातें आती है कि राहुल गांधी को लेके वो पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करते, बिल्कुल नहीं चलेगा। देखिए अभी मैंने ऑब्जर्वेशन किया कि उनकी मेंबरशिप डिसॉल्व कर दी गई थी जब आरोप लगे उन पर, ठीक है। वो बोले कि मैं बोलता हूँ इसलिए मोदी जी मुझे संसद से हटा दिए, मुझे वो डिसॉल्व कर दिए। वापस सुप्रीम कोर्ट ने उनको बरकरार रखा। अब आप देखिए उसके बाद बजट सत्र में वो एक भी दिन नहीं गए हैं। वो बजट सत्र में न्याय यात्रा में निकले और उसी संसद में खड़गे जी बोलते हैं, उसी संसद में बंगाल के जो नेता हैं इनके लोकसभा के वो बोलते हैं, अधीर रंजन चौधरी जी। तो आप क्यों नहीं बोल सकते? दिक्कत है कि राजनीति को आपको गहराई से करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो स्टेट वाइज भी चलते हैं। दक्षिण की बात हो चुकी है, बिहार में अगर हम देखें तो पिछली बार जब लालू यादव के पुत्र लोग चुनाव में करते थे प्रचार प्रसार, तो उसमें अपरिपक्वता थी, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात को आप भी सहमत होंगे, तेजस्वी यादव में थोड़ी सी परिपक्वता आई है, लोगों का जुड़ाव भी अच्छा हुआ है। वहीं पे भारतीय जनता पार्टी की जो अलायंस में वहां के नेता रहे नीतीश कुमार, उनकी छवि थोड़ी सी धूमिल हुई है और जो टिकट के बंटवारे को भी कहा जा रहा है जनता उनसे काफी कुछ नाराज चल रही है। वहां पे आपके सीट गिरेंगे, उसका कंपनसेशन कैसे हो रहा है किशोर भाई? देखो, भारतीय जनता पार्टी का एक भी सीट कम नहीं हो रहा है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। पिछले बार भी हम 17 जीते थे बिहार में, इस बार भी 17 जीते थे। पिछली बार 17 लड़े थे, 17 जीते, इस बार भी 17 लड़े और 17 जीतेंगे। निश्चित रूप से जो हमारी फीडबैक आ रही है या लोगों से या जो भी, तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा बहुत, वो भी बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत जो जेडीयू की सीटों में कमी आ सकती है। इस चीज़ को मैं एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सीटों में कोई कमी नहीं आ रही है। उसके कई कारण हो सकते हैं। एक तो 2005 से सरकार है और माननीय नीतीश कुमार जी 2005 से मुख्यमंत्री हैं, तो हो सकता है कुछ उनके लोगों में एक फटीग आ गया होगा, लेकिन वहाँ पे नीतीश कुमार जी चेहरा नहीं है। चेहरा जो हमारे गठबंधन का, एनडीए गठबंधन का प्रधानमंत्री मोदी जी है, और लोगों को नीतीश कुमार को वोट नहीं कर रहे हैं अभी अगर वो जहाँ वहाँ जितने लोग वोट कर रहे हैं वो प्रधानमंत्री जी को वोट कर रहे हैं। इसलिए मेरे को लगता है कि 1-2 सीटों में कमी आ सकती है, बट मोर और लेस हम जो है 2019 में थे उसी के आसपास रहेंगे, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि चिराग पासवान जी भी बहुत मेहनत की है वहाँ पे, हमारे एनडीए के साथी है, साथ में हमारे एनडीए के साथी जो है अपना आरएलएसपी के अपना कुशवाहा जी हैं, वो भी बहुत मेहनत की है। जीतन राम मांझी जी की हम पार्टी है, वो भी हमारे साथ है। तो 3-4 बड़े जो है वहाँ पे कहना चाहिए कि हमारा बहुत बढ़िया वहाँ पे अलायंस है। तो मेरे को लगता है कि उन सब चीज़ों में अगर नीतीश कुमार का कुछ थोड़ा बहुत लीक पॉइंट होगा भी, तो मोदी जी और बाकी सहयोगियों सबके जो है वो सीटें हमारे निकल जा रहे हैं, ऐसा मेरे को इंतजार करिएगा। छत्तीसगढ़ की बात हम विस्तृत में करेंगे, थोड़ा सा पहले देश की बात कर लेते हैं। तो जितने चुनाव हुए किशोर जी, दक्षिण भारतीय जनता पार्टी की रहती थी, और दूसरा जो राज्य में गिनूं तो वो पश्चिम बंगाल होता है। और पश्चिम बंगाल में अभी आपने जिक्र कर ही दिया कि वहाँ पे लेफ्ट के साथ में मिलकर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। हालांकि ममता बनर्जी थोड़ा सा किनारा करके चल रही है, अगले दम पे चुनाव लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे 18 सीटों में पिछली बार चुनाव जीती थी। अभी चुनाव के एंड वक्त पे जब खत्म हो रहा था ये चुनाव का दौर, आज 1 तारीख, तो हाई कोर्ट का डिसीजन आ जाता है कि जो आरक्षण दिया गया था पिछली सरकार द्वारा उसे निरस्त किया जाता है। लगभग 5 लाख वोटर्स होते हैं वो, उसका प्रभाव किधर जाएगा गोविंद जी? देखिए मैं जहाँ समझ पा रहा हूँ उसका प्रभाव तो एकदम से बटने वाला नहीं है, क्योंकि जैसे ही हाई कोर्ट का डिसीजन आया, ममता बनर्जी ने साफ साफ कह दिया। मज़ेदार चीज़ है, जो विपक्ष ये कह रहा है कि मोदी संविधान बदल देंगे, वही लोग हाई कोर्ट की जजमेंट को मानने से इनकार कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप इस चीज़ को? और उन्होंने साफ साफ कहा कि हम इस जजमेंट को नहीं मानते, हम इस पर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो मुझे वो वोट बैंक तो नहीं खिसकेगा, लेकिन अगर उस आरक्षण के खत्म होने के बाद जो वो आरक्षण एसटी एससी ओबीसी में बंटने वाला है, जिसको काट के दिया गया है, वो वर्ग जरूर केंद्र सरकार के साथ आ सकता है। और मैं ऐसा मान रहा हूं अगर बिहार में 2-4 सीटें कम होती है तो उसकी भरपाई बीजेपी बंगाल से कर सकती है, क्योंकि आप अगर वोट ऑफ परसेंट देखेंगे तो बंगाल में इस बार बम्पर वोटिंग हो रही है।
निश्चित रूप से हो रही अभी है। ट्रेंड वही कह रहा और ममता बनर्जी निश्चित रूप से पिछले 5 साल में डाउन हुई है। एक लास्ट विधानसभा चुनाव में वो स्वयं अपना एक सीट हार चुकी थी। उनके नंदीग्राम। बहुत सारे नेता अभी जेल में हैं, वहाँ शिक्षा घोटाला, शिक्षा मित्र घोटाला और बहुत सारी जो चीजें बाद में आई। अभी जो वहाँ जो उनका नारदा शारदा शारदा स्कैम और बहुत सारी चीजें हुई है। तो ये प्रॉब्लम तो है। देखिए जितने भी आप रीजन में देखेंगे जहाँ सिंगल लीडरशिप है, वहाँ ये क्राइसिस आ रही है कि उसके बाद कौन या पार्टी संभल नहीं पा रही है। और वही दौर में जो एक जमाने में मायावती जिस दौर से गुजर चुकी है, मायावती की जो आज स्थिति है, धीरे धीरे कहीं ना कहीं ममता बनर्जी भी उसी दौर में आ रही है। और यहाँ भी द्वंद्व देखिए, ममता बनर्जी बोलती है कि कांग्रेस 40 ला ले तो बहुत बड़ी बात। अभी इनकी 1 तारीख को इनकी मीटिंग है, इंडिया गठबंधन के बोले नहीं मैं नहीं आ सकती, मेरे यहाँ इलेक्शन चल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप बचने का प्रयास कर रहे हैं। और जब उन्होंने समर्थन की बात की कि हम इंडिया गठबंधन को बाहर समर्थन देंगे, तो मजेदार चीज ये है कि खड़गे और जो इनके बंगाल के नेता है अधीर रंजन चौधरी बीच में इतना द्वंद्व हो गया कि खड़गे को यहाँ तक बोलना पड़ गया कि पहले तो ये बोले कि आप चाहो तो पार्टी छोड़ सकते हो, फिर बाद में उन्होंने उसको संभालने का भी प्रयास किया। तो ये जो द्वंद्व है, यही विपक्ष का सबसे बड़ा नुकसान करेगा। पूर्व से पश्चिम चलते हैं थोड़ा सा डिस्ट्रिक्ट, जी जी। बम्बई महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र में 2 वहाँ की बड़ी क्षेत्रीय पार्टी हुआ करती थी, एक एनसीपी शरद यादव जी की और एक शिवसेना, और दोनों में फाड़ हो गया है। उस फाड़ का नुकसान किसको, फायदा किसको? देखिए, जरूर निश्चित रूप से मैं मानता हूं कि महाराष्ट्र थोड़ा सा उलझा हुआ है। ये जो है, हम जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं उनको भी थोड़ा सा है, लेकिन मैं एक चीज़ स्पष्ट बोलूँगा कि उसमें भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम नहीं हो रही। ये चीज़ मैं स्पष्ट तौर पे बोल सकता हूँ। अब इसके बाद शिवसेना ओरिजिनल जो शिंदे जी की है, वो कितने सीट जीत पाएगी, ये थोड़ा सा बोलना मुश्किल है। दूसरा, शिवसेना उद्धव ठाकरे, तो जो फील्ड से रिपोर्ट आ रही है वो ऐसा लगता है कि शिवसेना उद्धव ठाकरे थोड़ा सा जो है बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश किया है। ठीक है, वो हमारे साथ नहीं है, लेकिन जो ग्राउंड में जो खबरें आई है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि शिवसेना जो उद्धव गुट है वो शिवसेना शिंदे गुट से थोड़ा बेहतर कर रही है। ठीक है। दूसरा, शरद पवार और अजित पवार की जो एनसीपी या ओरिजिनल एनसीपी अब अजित पवार के पास है चुनाव आयोग के हिसाब से, और जो शरद पवार जी का एनसीपी है उसमें जो ग्राउंड से रिपोर्ट आ रही है वो दोनों ही पार्टी कोई विशेष नहीं जीत पा रही है। उनकी आपस की लड़ाई बारामती तक ही सीमित हो गई है। वो अपनी बेटी को जिताना चाह रहा है, वो अपनी पत्नी को जिताना चाह रहा है, तो उसी तक सीमित हो गई है। और मेरे को लगता है दोनों एक एक सीट से ज़्यादा जीत नहीं पा रहे हैं। और जो भी है वो भारतीय जनता पार्टी अपने जो पिछले बार 23 सीट का टैली था और बीजेपी 28 सीट में लड़ रही है, तो बीजेपी 1-2 सीट कहीं पे हो सकता है, अदरवाइज मोस्टली जो सीट है बीजेपी जीत रही है। जो शिवसेना शिंदे और शिवसेना उद्धव के बीच में जो टक्कर हो रही है जिन सीटों पर, वहाँ पे उद्धव शिवसेना जो है थोड़ा सा 20 साबित हो रहा है, ऐसा मुझे जो जानकारियाँ मिल रही है। और भारतीय जनता पार्टी के साथ सीधा मुकाबला लगभग 15 सीटों पर है कांग्रेस के साथ। वो 15 सीटें कांग्रेस हार रही है, बीजेपी वो 15 सीट जीत रही है। उद्धव के साथ जितने में मुकाबला है उसमें ज़्यादातर में बीजेपी जीत रही है। बीजेपी मुंबई की 6 सीटों में 3 सीटों पे लड़ती थी, 3 पे शिवसेना लड़ती थी, पुरानी शिवसेना। बीजेपी 3 अपने पूरे सीट अपना मुंबई की नार्थ का जो, और मुंबई नार्थ से जहाँ से हमारे नेता जो प्रमुख हैं अपने कहना चाहिए कि राज्यसभा के पीयूष गोयल जी, वो वहाँ से लड़ रहे हैं और बहुत कंफर्टेबली वो जीत रहे हैं। और थोड़ी सी लड़ाई है ऐसा बोलते हैं जहाँ पे वर्षा गायकवाड़ जी और अपने कसाब को जिन्होंने फांसी दिलाई, उज्जवल निकम जी जो लड़ रहे हैं, लेकिन वहाँ भी उज्जवल निकम जी आसानी से कंफर्टेबली वहाँ पे जीत रहे हैं। तो मेरे को लगता है कि बीजेपी जो 3 सीटें लड़ रही है वो तीनों जीत रही है। शिंदे वाली शिवसेना जो है, जो दक्षिण मुंबई की सीट है, जहाँ से जो है कहना चाहिए कि थोड़ा सा वहाँ पे शिवसेना उद्धव गुट की जीतने की संभावना ज़्यादा दिख रही है, मुंबई दक्षिण की सीट। बाकी विदर्भ में, विदर्भ वाला एरिया अगर देखेंगे तो नितिन गडकरी जी और देवेंद्र फडणवीस जी का प्रभाव है, विदर्भ का एरिया है। और इधर जो है अपना ये पूरा जो प्रभाव है, मेरे को लगता है ये सब क्षेत्र में बीजेपी कंफर्टेबली जीत रही है। नाना राणे जी भी वहाँ से जीत रहे हैं अपना सिंधुदुर्ग वाला एरिया से। तो मेरे को लगता है बीजेपी अपनी टैली वहाँ पे कंफर्टेबल है, 23 से कम नहीं जाएगी, भले 1-2 सीट ज़्यादा हो जाएगी। देखिए बिहार और महाराष्ट्र मुझे ऐसा लग रहा है कि बीजेपी को नुकसान नहीं हो रहा है,
अगर वो होगा तो उसके Alliance सहयोगियों को Alliance होगा। को हो रही है। हाँ, और वो इसमें बात तो यहाँ तक आ रही है कि शायद लोकसभा चुनाव के बाद अगर सब कुछ ठीक रहा तो उद्धव भी बीजेपी में आ सकते हैं, बीजेपी को सपोर्ट कर सकते हैं। ये भविष्य की संभावनाएं हैं। किसी ने बोला था, पर आपकी जब याद कोट कर मैं एक और बात करता हूँ, पिछले हफ्ते शरद पवार का एक स्टेटमेंट आया था कि 4 जून के बाद सारे विपक्षी पार्टियों को कांग्रेस में विलय कर देना विलय होने के लिए सोचना पड़ेगा। तो राजनीतिक विशेषज्ञ के रूप में देखिए, ये तो संभव ही नहीं है। अब ये शरद पवार पे ही मैं बात चालू करूं, क्या शरद पवार जाएंगे कांग्रेस में? उन्होंने तो कांग्रेस को तोड़ के अपनी अलग पार्टी बनाई। ममता बनर्जी कांग्रेस तोड़ के टीएमसी बनाई। तो क्या ये लोग जाएंगे? नहीं जाएंगे। जिस तरह से आप दोनों नहीं मैं जाएंगे नहीं जाएंगे। जिस तरह से आप दोनों पार्टी को वोट करा रहे, जिता रहे हो बीजेपी और एनडीए को, तो उसमें से तो फिर कांग्रेस 40 के पास तक जाएगी। नहीं आप विपक्ष आएगा नहीं, तो मेरे को ये बताओ कि नेता प्रतिपक्ष फिर किसको बनाएंगे? तो नेता प्रतिपक्ष 10 साल से है ही नहीं हमारे, है ही नहीं, तब भी देश चल रही है, बहुत अच्छे तरीके से चल रही है देश। दूसरी बात, आपका जो बात है वो आप जो बोलना चाह रहे हैं पांडे जी, उसके हिसाब से शरद पवार ने स्वयं बोला कि 4 जून के बाद सभी पार्टियों को कांग्रेस में इमर्ज करना पड़ेगा। अब इसका एनालिसिस करिए, क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्यों उसको एक साथ आना पड़ेगा, सब विलय करना पड़ेगा, क्यों करना पड़ेगा? और मतलब क्या शरद पवार इतनी बड़ी राजनीतिज्ञ है, जो मैं जानता हूं, उनको नस नस से वाकिफ है, देश का हवा का रुख भी जानते हैं। तो वो अगर उनका बोलना है कि 4 जून के बाद सभी पार्टियों को कांग्रेस में विलय करना पड़ेगा, मतलब वो अपनी आंखों से स्पष्ट देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की कंफर्टेबल विक्ट्री हो रही है और बड़ी ह्यूज विक्ट्री हो रही है। और मैं बोलता हूँ कांग्रेस में विलय इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या ये सारे लोग राहुल गांधी के नेतृत्व को स्वीकार करेंगे? समस्या सबसे बड़ी समस्या यही है। आज एनडीए में जो चाहे नीतीश का बाहर होने की बात हो या ममता जो साइड हो गई, इसके सबसे बड़ी कारण यही था कि इन्होंने एक लीडर टीम, भाई आप देखिए 14 में मोदी को इन्होंने आगे किया, खत्म कहानी। और आपको पता है मोदी को जब आगे किया तो अडवाणी जी स्वयं असहमत थे, सुषमा स्वराज असहमत थी, नीतीश कुमार गठबंधन तोड़ दिए थे। तो जब तक आप एक लीडर सामने नहीं रखेंगे, लड़ने वाला चेहरा वर्सेस, अब अभी क्या हो रहा है कि राहुल जी लड़ तो रहे हैं पर वो बैकडोर से लड़ रहे हैं। जब बात आती है कुछ अपने को सेव करने का तो खड़गे जी सामने आते हैं। कार्यकर्ता बोले नहीं, हम तो भूपेश बघेल जी जाके बोलते हैं रायबरेली में कि आप सांसद नहीं पीएम चुन रहे हैं। तो भाई लेकिन क्या उसे केजरीवाल स्वीकार करेंगे? अच्छा, यही बातें दिल्ली में कोई कांग्रेसी नहीं बोल सकता, यही बातें दूसरे राज्यों के कांग्रेसी क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? तो ये सबसे बड़ी समस्या, मैंने पहले ही कहा ना कि अभी जो समस्या है कि विपक्ष, लोकतंत्र में होता क्या है भाई साहब कि लोकतंत्र में सबसे बड़ी जो है सत्ता परिवर्तन तब होगा जब आपको लगे कि हाँ विपक्ष में कुछ है जो सरकार बना सकती है, जो कुछ कर सकती है। नहीं, मेरा बोलने का मतलब है विपक्ष को क्यों चुने, जनता क्यों चुने? आप सिर्फ मोदी को हटाना है, ये उद्देश्य रहेगा आपका? अरे आपका अल्टरनेटिव क्या है? आप क्या देश को क्या देना चाहते हैं? आप मोदी जी से या भारतीय जनता पार्टी से क्या बेहतर देना चाहते हैं? सिर्फ मोदी विरोध के लिए सब इकट्ठा हो जाएंगे। एक व्यक्ति जो दिन रात 24 घंटे काम कर रहा है, एक दिन छुट्टी नहीं लेता, ऐसा व्यक्ति जिनका पूरा जीवन देश को समर्पित है, ऐसे व्यक्ति को सिर्फ आप मोदी जी को हराना है बोलेंगे तो लोग आपको वोट दे देंगे? आप ये मानते हैं कि सिर्फ मोदी को हराने के नाम से जनता आपको वोट दे देगी? आप मोदी जी की इतने योजनाएं हैं जिनको हमारा तो एक बड़ा लाभार्थी वर्ग, आप लाभार्थी वर्ग पहली बार आप सुने होंगे इस दौरान, एक बड़ा लाभार्थी वर्ग, साथ में हम MY, जो दूसरों का MY, हमारा MY अलग है, हमारा महिला और युवा। आप महिलाओं में देखेंगे तो साइलेंट वोटर हैं, कई लोग बात नहीं करेंगे लेकिन बोलते हैं ना चुप्पे चाप कमल छाप, तो चुपचाप होकर के कमल में बटन दबा देते हैं। ऐसे हमारे पास साइलेंट वोटर है महिलाओं का। नारे लगाने में तो भाजपा को कोई शानी नहीं है, बड़े बड़े नारे लगा दिए हो। और खैर हम नारे का जिक्र यहाँ नहीं करेंगे, बात तो तब हो गया चुनाव भी। मगर अब चले एक पड़ोसी राज्य और है अपने छत्तीसगढ़ में, वो है उड़ीसा। क्या संभावना है उड़ीसा में? उड़ीसा में जो अभी की स्थिति है वहाँ बीजेपी बेहतर करेगी, क्योंकि बीजेडी को लेके लोगों में कोई वो नहीं है। लेकिन वहाँ वही मैं बोला, फिर वही रीजनल पार्टी में जो लीडरशिप क्राइसिस है वो कहीं ना कहीं दिख रहा है। पिछले 1-2 साल से नवीन पटनायक जी उतने एक्टिव नहीं है जितने उस बड़े स्टेट में एक सीएम को चाहिए, और कांग्रेस वहाँ ऑलरेडी डाउन हो चुका है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि लोगों में एक नई संभावना, और देखिए कि दो स्टेट को आपको मान के चलना पड़ेगा, एक आंध्रा जो जगन मोहन रेड्डी है और एक नवीन पटनायक। इन्होंने पूरे 5 साल
विरोध करते हुए भी केंद्र के कंधे से कंधा मिला के चले हैं। छत्तीसगढ़ लौट आते 11 सीट है, पिछली बार 9 पे अटक गए थे, इस बार क्या लगता है? बात मैं किशोर जी से चलूं, भाजपा जी नहीं, हमारे हिसाब से हमारी जो फीडबैक है उसके तहत तो हम 11 सीटें जीत रहे हैं। ठीक है, कुछ देर मतलब ऐसा लगता था चुनाव के कुछ समय तक पहले कि 3-4 सीटों पे थोड़ी सी लड़ाई है और कुछ स्थानीय फैक्टर थे, थोड़ा सा कुछ ऐसी स्थितियां थी, तो ऐसा लगता था कि ऐसी तकलीफ है। लेकिन चुनाव के बाद जो अपडेट आ रही है, फीडबैक आ रही है, उसके तहत पूरे 11 सीट जीत रहे हैं। 2-3 जगह अपने मार्जिन कम हो सकते हैं, जीत का अंतर कम हो सकता है, लेकिन हम लोग पूरे 11 सीट जीत रहे हैं। और रायपुर में तो बहुत बड़ी ह्यूज मार्जिन के साथ जो है, रायपुर की तो बात हो रही है, रायपुर तो डिसाइडेड है कि कौन जीत रहा है, यहाँ तो शायद मार्जिन की बात चल रही है कितने से लीड करेंगे। लेकिन गोपन जी, 4 सीटों पे बड़ा उठा पटक चलती थी शुरू से लेकर के, और अभी भी कोई क्लियरिटी नहीं बोलता है इन 4 सीटों में। मैं गिनाता हूँ, उसमें आप सहमत होंगे। एक महासमुंद के बारे में लोग कहते हैं, एक राजनांदगांव के बारे में लोग जिक्र कर रहे हैं, एक हमारा कोरबा के बारे में बात कर रहे हैं, और एक चांपा का। चार इसमें जो 2 सीटें हैं, आपका महासमुंद और नांदगांव, मुझे लग रहा है कि वहाँ बीजेपी निकालेगी। थोड़ा सा जो मेरा जो प्रोडक्शन रहा है, मैं नांदगांव और जांजगीर चांपा और कोरबा को लेके थोड़ा सा मुझे भी लग रहा है ये 2 सीटें। और लेकिन इतना बोलूंगा कि बीजेपी 10 सीट तो निकालेगी। 10 का 10 कंफर्म है, 10 तो कंफर्म है। एक सीट, 2 में से एक सीट कोई हो सकता है, क्योंकि ताम्रध्वज साहू जी अच्छे लीडर हैं, लेकिन वो पिछला विधानसभा चुनाव हारे। और मुझे किसी भी, मैंने बहुत पहले 1-2 कांग्रेसियों से भी इस चीज़ को चर्चा किया कि भाई आखिर कारण क्या था कि उनको दुर्ग से हटा के आपने महासमुंद भेजा। मुझे वो कारण समझ में नहीं आया। अगर वहां भूपेश बघेल खुद लड़ते तो समझ में आता। आप एक साहू जो स्थापित नेता है, जो ऑलरेडी एक चुनाव जीत चुके हैं, उसको हटा के आप साहू को ही टिकट दिए हो। ऐसा भी नहीं कि आपने कोई जातिगत उसमें कोई वो नया कुछ किया है। तो वो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आया कि उसको वहां से वहां भेजने का। ऐसा लगता कि जैसे साहू के बाहुल्य एरिया थे और आपने रूप कुमारी चौधरी को टिकट दिया, यहाँ पे कहीं साहू लामबंद होकर उधर वोटिंग कर दी हो? बहुत ज्यादा 3 महीने में इतना फर्क आएगा मुझे नहीं लगता है। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है आखिर में बीजेपी, मैं बोला ना फिर से, मोदी का चेहरा यह बहुत फैक्ट है कि आपको सरकार चलानी है। और अभी स्टेट में आपने बीजेपी, देखो पब्लिक भी जानता है कि भाई अगर आपके पास जिस पार्टी का सरकार है और जिस पार्टी का सांसद होगा तो निश्चित रूप से डेवलपमेंट ज्यादा अच्छे से। मेरा एक दूसरा बोलने का है, तो मोदी जी से बड़ा साहू समाज का कोई नेता हो सकता है क्या? आप मुझे बताइए, मोदी जी से बड़ा साहू समाज का कौन सा नेता है भैया? तो वोट देने वाले ये भी तो जानता है कि एक साहू समाज के व्यक्ति को एक सिर्फ सांसद चुनना है साहू समाज का, कि साहू समाज का प्रधानमंत्री चुनना है। ये तो ये समाज के लोग भी जानते हैं ना। तो मेरे को लगता है उतना बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। ठीक है, कुछ सामाजिक पदाधिकारी लोग जो जुड़े हैं वो लोग निश्चित रूप से प्रयास किए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के साहू समाज से जुड़े हुए लोग बहुत मेहनत किए हैं। वो जो परिस्थिति थोड़ी बहुत निर्मित करने की कोशिश किए हैं, तो वो साहू समाज के जितने भी पदाधिकारी है, हमारे जिला अध्यक्ष है गरियाबंद से लेकर के महासमुंद जिले के जितने बड़े बड़े पदाधिकारी साहू समाज के, सब लोगों ने बहुत मेहनत किया और जो थोड़ी बहुत नुकसान होने की गुंजाइश थी उसको रोकने का प्रयास किया। चलो, आपने भी एक बात कही होकर जी कि ताम्रध्वज साहू को दुर्ग से निकाल के महासमुंद भेज दिए, इसका थोड़ा सा समझ में नहीं आया। सरोज पांडे को दुर्ग से निकाल करके आपने कोरबा भिजवा दिया, तो समझ में नहीं आया। देखिए, अब सरोज पांडे को दुर्ग हटना ही था। क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी वहाँ सिटिंग एमपी है जो भी विजय बघेल जी, और विजय बघेल जी को आपने विधानसभा में कड़ी टक्कर भी करा दी है कि आप सिटिंग सीएम के अगेंस्ट लड़ाए हैं। तो बहुत ज़्यादा वहाँ पर इनका टिकट काटने की कोई संभावना नहीं थी। अब चूंकि सरोज पांडे राज्यसभा से रिटायर हो चुकी है, अब वो फ्री है, तो आपको कहीं ना कहीं सेट करना है। तो आपको, इसलिए मैंने बोला ना, कोरबा भी थोड़ा संशय में है। कोरबा और जांजगीर चांपा 2 सीटें जो हम लेके चल रहे हैं, तो वहाँ एक महिला वर्सेस महिला का एक माहौल बना, तो इस तरीके से उनको वहाँ शिफ्ट किया गया होगा। चलिए, 2 जगहों पे डाउट यहाँ भी चल रहा है, बाकी यहाँ थोड़ा समय लगेगा। आज तो 1 तारीख है, कल बैठेंगे फिर से आकलन करते हैं और ये कोशिश करेंगे निकालने की कि स्टेट वाइज, और हम तो यहाँ लोकसभा वाइज भी डिस्कस करेंगे कि कौन कितनी सीट ला रहे हैं। हमारे लोग भेजेंगे रिपोर्ट को, हम आपके साथ फिर शेयर करेंगे कल। तो आज की दरबार को हम यही समाप्त करते हैं। दोनों दरबारियों का बहुत बहुत धन्यवाद जो यहाँ पहुँचा है और हमने सार्थक चर्चाएं की है।
ये बात तो सत्य हो चुका है, जिस प्रकार के हर किसी कोई बोल रहा है कि जीत तो भारतीय जनता पार्टी रही है, मोदी वापस सरकार बना रहे हैं। ना केवल देश बल्कि विदेशों में चर्चाएं हैं, चाहे वो रशिया हो, चाहे अमेरिका और चाहे वो पाकिस्तान हो, सबके सब ये मान के रखे हैं कि मोदी सरकार बना रहे हैं। और मानने को तो शायद केजरीवाल और अखिलेश जैसे नेता भी मान रहे हैं कि बंद तो सरकार उनकी रही है। हाँ, अब गठजोड़ एक प्रयास का होगा, जिसकी जो आपने जिक्र किया कि बैठक 1 तारीख यानी आज शाम को हो रही है, तो उसमें सारे लोग ये बैठ के साथ डिस्कस करेंगे कि नेता प्रतिपक्ष की सीट को कैसे जमाया जाए। नहीं, वो जो एजेंडा है ना, वो ईवीएम पे चर्चा के लिए बैठक बुलाई हाँ, गई है। ये एक्चुअल में हो जो सकता है। बैठक बुलाई गई है वो ईवीएम पे चर्चा के लिए बैठक बुलाई है कि 4 जून को जो रिजल्ट आएगा तो ईवीएम को किस तरीके से हम दोष देंगे। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनली संवैधानिक रूप से ये है कि गठबंधन का नेता प्रतिपक्ष नहीं होता। नेता प्रतिपक्ष वह होगा जो सबसे बड़ी पार्टी 10% सेकंड बड़ी सीट के पार्टी साथ। जो होगी विपक्ष में, जिसके पास 10% सीट होगी। तो गठबंधन का तो होता ही नहीं है। हाँ, गठबंधन का संयोजक बना सकते हैं वो। 55 सीटें कोई पार्टी लाएगी तभी वो नेता प्रतिपक्ष आधिकारिक रूप से, आधिकारिक रूप से। अदरवाइज तो वो कोई बड़ी पार्टी है तो वो नेता प्रतिपक्ष वो है। तो फिर सभी पार्टी के सदन के नेता होते हैं। तो चलिए इंतजार करेंगे 4 तारीख का। फिलहाल एक आकलन हम और करेंगे कल बैठ करके इस मुद्दे पे कि कौन कहां से कितनी सीटें कौन सी पार्टी लेकर के आ रही है। विपक्ष बाकी नेता प्रतिपक्ष की जवाबदारी को निभाने के लिए तैयार हो पाएगा या 400 पार के आगे वह ढेर हो जाएगा। एक मुद्दा और रहेगा कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ से 9-2-11 होगी या भाजपा 9 पे ही विराम लगा जाएगी। इंतजार करते रहिएगा, जुड़े रहिएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नोटिफिकेशन ऑन करिए। मुद्दे के साथ हम फिर मौजूद होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।